हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी या समुदाय के इंट्रोडक्शन के बारे में। कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब है कि जो कम्युनिटी या समुदाय है ये दो या उससे अधिक भिन्न भिन्न प्रजातियों की जो पॉपुलेशन होती है उनका एसोसिएशन होता है, यानी वो दोनों ही एक स्थान पर पाई जाती है, ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम। यानी उसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर दोनों ही प्रजातियां या दो से अधिक प्रजातियां अलग अलग जो पॉपुलेशंस होती है वो एक ही स्थान पर पाई जाती है। तो हम उस ग्रुप को जो है कम्युनिटी कहते हैं, या हम इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पॉपुलेशंस जो है जो डिफरेंट स्पीसीज़ की होती है वो आपस में मिलकर कम्युनिटी का निर्माण करते हैं या समुदाय का निर्माण करते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मेकिंग अप ए नेचुरल कम्युनिटी इज टर्म्ड एज कम्युनिटी इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लांट तथा एनिमल के रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है, जो नेचुरल कम्युनिटी बनाते हैं यानी प्राकृतिक समुदाय बनाते हैं, उसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं, या इसे कह सकते हैं हम सीन इकोलॉजी। तो दोनों ही इसी के लिए जो है टर्म यूज़ में ली जाती है। कम्युनिटी ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी समुदाय को जैविक समुदाय भी कहा जाता है इन बायोलॉजी, जिसमें एन इंटरेक्टिव ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीसीज इन ए कॉमन लोकेशन, यानी एक सामान्य लोकेशन या स्थान पर दो या दो से अधिक इसमें स्पीसीज जो है यानी अधिक प्रजातियां जो है आपस में इंटरेक्ट करती है। तो अधिक प्रजातियां एक साथ उपस्थित है उनके ग्रुप, और ये आपस में जब इंटरेक्ट कर रही है तो उन्हें हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, यानी एक पेड़ों का जो फॉरेस्ट या वन क्षेत्र होता है, एंड अंडर ग्रोथ प्लांट्स, यानी विकासशील जो प्लांट या पादप होते हैं वो भी उनके साथ पाए जाते हैं। इनहेबिटेड बाय एनिमल्स, और वो उस फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स या जंतु भी रहते हैं। एंड रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई, और जिनकी जड़ें जो है ऐसे मृदा के अंदर होती है जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई उपस्थित होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। और ये सभी मिलके बायोलॉजिकल कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। यानी कि एक फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज उपस्थित हैं, उसके पास में छोटे जो पादप होते हैं जो विकासशील पादप हैं, अंडरग्रोथ पादप है, वो भी उपस्थित हैं। उनके साथ में एनिमल्स जो दूसरे हैं वो भी उपस्थित होते हैं, और जो पादप की और पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर होती है, और मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई उपस्थित होते हैं। तो ये सभी मिलके एक जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की, यानी कम्युनिटी या समुदाय के लक्षणों के बारे में। तो टोटल 5 जो है ये लक्षण कम्युनिटी के अंदर उपस्थित होते हैं। पहली होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी जातियों की विभिन्नता इनमें उपस्थित होती है। दूसरा आता है इंटरडिपेंडेंस एंड को एग्जिस्टेंस, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं और साथ साथ उपस्थित होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। स्पीसीज डोमिनेंस, इसमें किसी एक स्पीसीज का डोमिनेंस या आधिक्य होता है। स्ट्रेटिफिकेशन इनमें पाया जाता है, यानी स्तरीकरण होता है। और पांचवा आता है सक्सेशन, या इनमें अनुक्रमण भी उपस्थित होता है। तो ये सभी 5 कैरेक्टर जो है कम्युनिटी के कहलाते हैं। तो बात करते हैं पहले कैरेक्टर स्पीसीज डाइवर्सिटी की। वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए कम्युनिटी एग्जिबिट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब है कि अनेक जो प्रजातियां जो पादप की हो सकती है या एनिमल की हो सकती है, किसी एक कम्युनिटी में अगर रहते हैं तो वह स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है, यानी उनमें जातीय विभिन्नता उत्पन्न करती है। ईच कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी प्रत्येक कम्युनिटी या समुदाय में अलग अलग जीव उपस्थित होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे प्लांट्स पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो सभी प्रकार के जंतु जो है कम्युनिटी के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। दे डिफर टेक्सोनॉमिकली फ्रॉम ईच अदर। तो ये सभी जो जंतु होते हैं ये वर्गीय रूप से एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो सभी की टेक्सोनॉमी अलग होती है। दिस स्पीसीज डाइवर्सिटी में बी रीजनल और लोकल, यानी ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है ये क्षेत्रीय या लोकल भी हो सकती है। दूसरा कैरेक्टर आता है
इंटरडिपेंडेंस एंड को एग्जिस्टेंस, यानी एक दूसरे पर निर्भर करना और साथ साथ उपस्थित होना या को एग्जिस्ट करना। स्पीसीज अकरिंग इन पर्टिकुलर हैबिटेट डू नॉट लिव इन ए कंप्लीट आइसोलेशन एज प्योर कल्चर, यानी जो प्रजातियाँ किसी एक निश्चित हैबिटेट के अंदर या आवास के अंदर रहती है, ये सभी एक दूसरे से पूर्णतया अलग आइसोलेट नहीं होती है, यानी शुद्ध रूप से ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती है, बट दे को एग्जिस्ट इन म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस। और ये जो है प्रजातियाँ सभी जो उपस्थित होती है किसी समुदाय में, ये को एग्जिस्ट करती है एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस या आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती है। इंटरडिपेंडेंस टॉक्स अबाउट डिपेंडेबिलिटी ऑफ वन स्पीसीज ऑन अनदर, यानी इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि किसी एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति के ऊपर निर्भर करना होता है। को एग्जिस्टेंस फोकस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, और को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि दो जो अलग अलग प्रजातियां हैं, दोनों के मध्य में अंतर क्रियाएँ कौन कौन सी हो रही है, वो को एग्जिस्टेंस के अंतर्गत आता है। द को एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन आर इंटर रिलेटेड एंड दे शो सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन। तो को एग्जिस्टेंस जो पॉपुलेशन होती है, जो साथ साथ रहने वाली जो समष्टियाँ हैं, ये आपस में इंटर रिलेट होती है और ये कुछ प्रकार की जो इंटरेक्शन है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की इंटरेक्शन जो है वो प्रदर्शित करती है। थैलोफाइट्स, मॉसेज, फर्न्स एंड मैनी सैड लविंग हर्ब्स, इनमें थैलोफाइट्स, मॉस, फर्न तथा अनेक जो छायाप्रिय पादप होते हैं, दैट आर फाउंड ऑन फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि वन के निचले क्षेत्र के ऊपर पाए जाते हैं, यानी निचले स्तर में पाए जाते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ट्री बिकॉज ट्री प्रोवाइड शेडो एंड मॉइस्ट कंडीशन। तो ये जितने भी भूमि के पास में पाए जाने वाले पादप होते हैं, जो छायाप्रिय पादप हैं, ये फॉरेस्ट ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी जो पेड़ बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाया के अंदर ये पनपते हैं, और जो मॉइस्ट कंडीशंस होती है या आर्द्रता वाले स्थान जो है वो उपलब्ध कराते हैं। तो बड़े पेड़ों के छाया के अंदर, यानी उनके पास में ये छोटे थैलोफाइट्स, मॉसेज, फर्न्स, ये सभी शैडो लविंग जो प्लांट होते हैं, छायाप्रिय पादप, ये सभी उनके नीचे पाए जाते हैं। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, छोटे पादप बड़े पेड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ़ द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट आर रिमूव्ड द ग्राउंड वेजिटेशन में डिसअपियर, यदि फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज को हटा दिया जाए तो जो ग्राउंड वेजिटेशन है, जो छायाप्रिय पादप है, ये भी जो है नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो छोटे पादप हैं ये बड़े पेड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो छोटे पादप भी वहाँ से नष्ट हो जाएंगे। तीसरा कैरेक्टर आता है स्पीसीज डोमिनेंस, यानी जाति का आधिक्य या प्रभुत्व होता है। नॉट ऑल द स्पीसीज ऑफ कम्युनिटी आर फाउंड इन अबंडेंस, यानी किसी कम्युनिटी के अंदर जो प्रजातियां सभी जो पाई जाती है, वो सभी अबंडेंस या आधिक्य में उपस्थित नहीं होती है। ओनली ए फ्यू स्पीसीज आर फाउंड इन अबंडेंस, यानी बहुत ही कम प्रजातियां जो होती है वो अधिकता में पाई जाती है। आइदर इन नंबर, यानी संख्या में अधिक, और बायोमास, यानी उनका जैव भार जो है वो अधिक होगा। तो कुछ प्रजातियां ही ऐसी होती है जिनकी संख्या अधिक हो सकती है या उनका जैव भार बहुत ही अधिक होगा। वाइल द मेजोरिटी आर रेयर, जबकि जो सबसे अधिक जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है बहुत ही कम मिलती है कि बहुत सी प्रजातियों के नंबर और जैव भार दोनों ही अधिक हो। द कॉमन स्पीसीज विच आर अबंडेंट एंड कंटेन मैक्सिमम बायोमास आर कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट्स। द कॉमन स्पीसीज विच आर अबंडेंट, यानी ऐसी सामान्य प्रजातियां जो अधिकता में है, एंड कंटेन मैक्सिमम बायोमास, जिनका जैव भार सबसे अधिक है, एज कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट्स, उन प्रजातियों को जो है वो डोमिनेंट प्रजातियां कहा जा सकता है या प्रभुत्व वाली प्रजातियां कह सकते हैं। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस द एसोसिएटेड इंडिविजुअल, अब जो डोमिनेंट प्रजातियां होती है, इनके सदस्य दूसरे उनके द्वारा जुड़े हुए जो सदस्य होते हैं दूसरी प्रजातियों के, उन प्रजातियों के ऊपर इनका प्रभाव अधिक पड़ता है। अगला कैरेक्टर आता है फोर्थ, स्ट्रेटिफिकेशन, या जिसे कहा जाता है स्तरीकरण। इन ए प्लांट कम्युनिटी द प्लांट्स विच हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व मे बी ट्रीज, सब, हर्ब, मॉसेज, लाइकेन एंड थैलोपाइट्स। तो किसी प्लांट कम्युनिटी के अंदर जो पादप होते हैं, जो अनेक प्रकार की रिलेशनशिप जो है प्रदर्शित करते हैं, या इनमें रिलेशनशिप्स होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इनमें ट्री हो सकते हैं, शर्ब हो सकते हैं, हर्ब शाक के पौधे हो सकते हैं, मॉस हो सकते हैं, लाइकेन हो सकती है, या थैलोफाइट्स हो सकते हैं। तो ये सभी मिलके जो है एक प्लांट कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। दीज प्लांट्स आर फ्रॉम मोर और लेस डिस्टिंक्ट स्ट्रेटा और लेयर्स और स्टोरे ऑन वर्टिकल एज वेल एज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन्स।
तो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर तल में या क्षैतिज तलों में इनके द्वारा, इन प्लांट्स के द्वारा एक स्पष्ट रूप से एक परत का निर्माण होता है। यानी कुछ पेड़ जो है वो बहुत ही बड़े होंगे और कुछ पेड़ जो है वो मध्यम आकार के होंगे, कुछ पेड़ जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा अलग अलग स्तरों का निर्माण होता है। दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिकली नॉन एज स्ट्रेटिफिकेशन। तो सामान्य, तो इनके लक्षणों के आधार पर इन्हें स्तरीकरण जो है वो कहा जाता है। द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट लेयर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं, जो अलग अलग परतें होती है, इनमें जो उपस्थित अलग अलग सदस्य होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की लाइफ फॉर्म्स या जीवित प्रारूपों को प्रदर्शित करते हैं। द फैक्टर्स कॉजिंग स्ट्रेटिफिकेशन आर एज फॉलोज। तो ऐसे कारक जिनके कारण स्तरीकरण होता है वो निम्न प्रकार है। पहला आता है स्पेसिफिक टॉलरेंस एंड एडाप्टेशन, यानी विशेष सहनशीलता या सहिष्णुता तथा एडाप्टेशन या अनुकूलनशीलता। तो इनके कारण भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। दूसरा फैक्टर आता है केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द लैब प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी लैब प्रोडक्ट और भौतिक स्थिरीकरण के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इनके द्वारा भी स्थिरीकरण जो है वो अधिक डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। तीसरा जो फैक्टर आता है ये है चेंजेज इन स्पीशीज स्ट्रक्चर विद टाइम, यानी समय के साथ में जब वहाँ पर उपस्थित जो प्रजातियाँ हैं उनकी जो संरचना है चेंज हो जाती है। यानी अलग अलग समय में अलग अलग प्रजातियाँ वहाँ पर आती है तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स टेक अप टेम्परेरी और परमानेंट पोजिशन एज ए डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ इनिशियल और प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इन द एरिया, यानी किसी क्षेत्र के अंदर वहाँ पर उपस्थित पहले की जो पॉपुलेशन है उसकी प्रेजेंस के कारण और उनके रेस्पॉन्स के कारण जो नई प्रजाति आती है वहाँ पर वो टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी अस्थायी रूप से भी उपस्थित हो सकती है, या परमानेंट पोजीशन भी उनको प्राप्त हो सकती है। तो नई जो प्रजाति है वो पहले की प्रजातियों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि किसी क्षेत्र में कौन सी प्रजातियाँ पहले से वहाँ उपस्थित है। तो जो पहले से उपस्थित है और ये दूसरी जो नई प्रजाति आएगी ये इस पहले की प्रजातियों के ऊपर जो है डिपेंड करेगी। तो ये यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर परमानेंट भी हो सकती है या ये टेम्परेरी भी हो सकती है। अगला फैक्टर आता है सक्सेशन या अनुक्रमण। द चेंजेज इन द कम्युनिटी गो ऑन टेकिंग प्लेस अंटिल ए कंप्लीट बैलेंस इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेज या परिवर्तन होते हैं किसी स्थान पर, ये लगातार चलते रहते हैं और तब तक चलते हैं जब तक कि कंप्लीट बैलेंस की स्थिति नहीं आ जाती है कम्युनिटी तथा एनवायरनमेंट के बीच में। तो जैसे ही बैलेंस की स्थिति आएगी वहाँ पर चेंज होने बंद हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सक्सेशन। और ये जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस डेथ एंड रिप्लेसमेंट एंड यूजुअली बाय इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन जो होती है कम्युनिटी की, इनको परिलक्षित किया जाता है कि इनमें कंटिन्यूस डेथ या मृत्यु होती है, यानी मृत्यु दर होती है, तथा रिप्लेसमेंट भी इनका होता रहता है लगातार। जैसे इमिग्रेशन है, यानी आप्रवासन होता है दूसरी कम्युनिटी से किसी एक कम्युनिटी के अंदर आना, एंड एमिग्रेशन यानी एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के अंदर जाना। तो ये जो है इनमें लगातार चलता रहता है। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन जो है वन वे मूवमेंट फ्रॉम होम रेंज टू अदर हैबिटेट, यानी किसी एक गृह क्षेत्र से दूसरे हैबिटेट के अंदर जाना जो है वो एक दिशीय जो है इनके अंदर ये प्रक्रिया होती है, एमिग्रेशन या इमिग्रेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल या उनके सदस्यों के द्वारा। तो इनके द्वारा जो पॉपुलेशंस होती है ये इनके अंदर कैरेक्टराइज किया जाता है सक्सेशन के अंदर। इन दिस वे composition एंड शेप ऑफ कम्युनिटी रिमेन्स इन चेंजिंग स्टेट। तो इस प्रकार से जो कंपोजिशन या संगठन होता है और जो आकार होता है कम्युनिटी का, ये लगातार बदलने की स्थिति में होता है। एट कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेबल कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश्ड विच इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो एक संपूर्ण साम्य अवस्था की स्थिति में जहाँ पर कम्युनिटी जो है वो स्टेबल हो जाती है यानी स्थिर हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय की स्थिति कहते हैं। तो ये स्थिति जो है सबसे लास्ट में आती है। पहले इनमें अनुक्रमण होता है, लगातार चेंजेज होते रहते हैं, और जैसे ही एक साम्य अवस्था पर आ जाती है कोई भी
कम्युनिटी जहाँ पर चेंजेज उसके बाद में नहीं होते हैं, तो उस कम्युनिटी को हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।